डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधायक की इकाई 9 ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हरिशंकर परसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे। व्यंग्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी के योगदान को जानेंगे। हरिशंकर परसाई जी की रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र का परिचय और अंतर्वस्तु को जानेंगे। इस इकाई को पढ़ने से पहले हम प्रास्ताविकता के तौर पे बात करें तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग्य विधा है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। व्यंग्य का जन्म अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। विद्वानों में इस बात पर मतभेद लगातार बना रहता है कि व्यंग्यों को एक अलग विधा माना जाए या नहीं, वह किसी भी विधा के भीतर स्पिरिट के रूप में मौजूद रहे। दरअसल व्यंग्य एक माध्यम है जिसके द्वारा जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है। हम सब इनसे परिचित तो होते हैं, किंतु उन स्थितियों को दूर करने की या बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बहुधा उन्हीं विद्रूपताओं, विसंगतियों के बीच जीने की, उनसे समझौता करने की आदत बना लेते हैं। व्यंग्यकार अपनी रचनाओं में ऐसे पात्रों और स्थितियों के प्रति पाठकों को सचेत करते हैं। जैसा कि व्यंग्य नाम से ही स्पष्ट है, इस विधा में सामाजिक विसंगतियों का चित्रण सीधे सीधे न होकर परोक्ष रूप से होता है। इसीलिए व्यंग्य में मारक क्षमता अधिक होती है। हिंदी में संत साहित्य से व्यंग्य का आरंभ माना जा सकता है। कबीर ने जाति भेद, हिंदू मुसलमान के धर्माडंबर आदि पर बहुत व्यंग्य किया है। आगे चलकर रीतिकाल में व्यंग्यों का प्रयोग नहीं हुआ। कबीर के बाद भारतेंदु ने सामाजिक विषमताओं के प्रति व्यंग्य को हथियार बनाया। स्वतंत्रता पूर्व युग में युगीन समस्याओं पर व्यंग्य करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद में भी बहुत मिलती है। इन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आम आदमी और कृषक वर्ग की हर रोज कठिनाइयों पर करारा व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के बाद रचनाकारों में निराला के साहित्य में व्यंग्य देखा जा सकता है। निराला की कुकुरमुत्ता आदि रचनाओं में व्यंग्य की अभिव्यक्ति एक चुनौती के रूप में हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में असंगतियां बढ़ी है। आम आदमी के लिए शांतिपूर्वक जीवन जीने के अवसर कम हुए हैं। सत्य, सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि शाश्वत मूल्यों का स्थान अनेक विसंगतियों ने ले लिया है। आजादी पूर्व देखे गए स्वप्न तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक तक आते आते ही खंडित हो गए। गुलाम भारत में होने वाले शोषण, अत्याचार आजादी के बाद कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गए। व्यक्ति और समाज की आंतरिक जटिलताओं के साथ साथ अंतर्विरोध भी बढ़े हैं। व्यक्ति निजी स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया। ये विसंगतियां और जटिलताएं व्यंग्य के लिए आधार भूमि बनी। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में व्यंग्य का पर्याप्त सृजन हुआ है। निरंतर बढ़ती सामाजिक विषमताओं से विक्षुब्ध होकर करुणापूर्वक व्यंग्य लेखन की एक लंबी परंपरा शुरू हुई। हरिशंकर परसाई जी इस परंपरा के प्रतिनिधि रचनाकार है। परसाई जी के व्यंग्य लेखन की भाषा सप्रयास नहीं है। उनका मानना है कि समाज में रहने के कारण वह हमें अनुभव देता है,
और विषयानुरूप नई भाषा सिखाता है। यही कारण है कि परसाई जी की भाषा उनके कथ्य का अनुसरण करती है। शरद जोशी भी परसाई की ही तरह एक अलग भाषाई तेवर के साथ व्यंग्य लेखन करते हैं। शिल्प की सजगता इनके व्यंग्य लेखन की विशेषता है। श्रीलाल शुक्ल का नाम भी स्वातंत्र्योत्तर व्यंग्य लेखन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके उपन्यास राग दरबारी ने मोहभंग की स्थितियों के यथार्थ को सजीव रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रविंद्रनाथ त्यागी का लेखन आत्मव्यंग्य के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक मूल्यों के विघटन को केंद्र में रखकर समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में व्यंग्य का लगातार सृजन हो रहा है। समकालीन व्यंग्य में सुरेश कांत की अफसर गए विदेश, ज्ञान चतुर्वेदी जी की दंगे में मुर्गा, सुशील सिद्धार्थ की नारद की चिंता, नरेंद्र कोहली की मेरी 51 व्यंग्य रचनाएं आदि का नाम लिया जा सकता है। सुशील सिद्धार्थ का नारद की चिंता प्रमुख व्यंग्य संग्रह है। ये थे प्रमुख व्यंग्यकार और उनका परिचय। अब हम परसाई जी का व्यक्तित्व और की कृतित्व की जानकारी प्राप्त करें तो उसमें उसका जीवन परिचय सबसे पहले आता है, जिसमें हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में हरिशंकर परसाई ने जंगल विभाग में नौकरी की। वे खंडवा में 6 मास तक बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया, अध्ययन किया। 1943 से हरिशंकर जी वहीं मॉडल स्कूल में अध्यापक हो गए, किंतु 1952 में परसाई जी को यह सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वर्ष 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से सभी के मन को भा लेने वाले हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उन्हें हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। उन्होंने सदैव विवेक और ज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि जैसे लेखक सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना हरिशंकर परसाई की एक सशक्त व्यंग्य रचना है। हरिशंकर परसाई की भाषा भी व्यंग्य प्रधान है। परसाई की रचनाएं आज़ाद भारत का सृजनात्मक इतिहास कही जा सकती है। इन रचनाओं का वर्तमान भारत की यथार्थ स्थितियों के संदर्भ में ही आजकल किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के सकारात्मक नकारात्मक सभी पहलुओं की परसाई ने बखूबी पड़ताल की है। निजी अनुभूतियों की निर्वैयक्तिक अभिव्यक्ति उनके व्यंग्य लेखन की विशिष्टता है। परसाई की सृजनशील दृष्टि निम्न वर्गीय सामान्य आदमी से प्रारंभ होकर बहुराष्ट्रीय समस्याओं तक को अपने भीतर समेटती है।
परसाई जी व्यंग्य के माध्यम से सृजन और संहार दोनों एक साथ करते हैं। व्यंग्य जब शोषक वर्ग के प्रति होता है तो वह उस वर्ग के प्रति घृणा और आक्रोश उत्पन्न करता है, लेकिन जब वही व्यंग्य अभावग्रस्त व्यक्ति पर होता है तो करुणा पैदा करता है। व्यंग्य के विषय में स्वयं परसाई जी कहते हैं कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों का पर्दाफाश करता है। अब उनके कृतित्व की बात करें तो उनकी रचनाओं में उनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम का जीव। उनके उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। उनके संस्मरण में तिरछी रेखाएं। उनके निबंध संग्रहों में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा, भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। ये थी उनकी रचनाएं। अगर उनके सम्मान की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरिशंकर परसाई जी पर केंद्रित साहित्य की बात करें तो आंखन देखी, जिसके संपादक है कमला प्रसाद, देश के इस दौर में जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, ये था उनका कृतित्व। अब उनके ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध, जो कि एक व्यंग्य रचना है, उनकी अंतर्वस्तु की बात करें तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र में परसाई हंसाने की हड़बड़ी नहीं करते। वो पढ़ने वाले को देवता नहीं मानते, न ग्राहक को, वो सिर्फ उन्हें एक नागरिक मानते हैं, वह भी उस देश का जिसका स्वतंत्रता दिवस बारिश के मौसम में आता है और गणतंत्र दिवस कड़ाके की ठंड में। परसाई की निगाह से इस बात नहीं बची सकी तो सिर्फ इसलिए कि ये दोनों पर्व उनके लिए सिर्फ उत्सव नहीं, सोचने विचारने के दिन भी है। वे नहीं चाहते हैं कि इन दिनों को सिर्फ थोथी राष्ट्र श्लाघा में व्यस्त कर दिया जाए, जैसा कि आम तौर पर होता है। गणतंत्र दिवस का समारोह देखने परसाई जी राजपथ से निकलने वाली झांकियों पर भी व्यंग्य करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं कि झांकियां अपने से झूठ बोलती है, इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास रहते हैं। असल में इन झांकियों में राज्य की वो घटनाएं प्रदर्शित होनी चाहिए जिस वजह से वह चर्चा में रहा। गुजरात की झांकी में 10 साल दंगे का दृश्य होना चाहिए। चलता हुआ घर और घर में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलाते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योग की। दंगों से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है ही नहीं। परसाई जी का ठिठुरता हुआ गणतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। परसाई जी कहते हैं, जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए, उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई के व्यंग्य का एक संकलन है, जिसमें वो अपनी जानी मानी व्यंग्य शैली में खूब हंसाते हैं और हंसाते हंसाते गहरी बात कह जाते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में हरिशंकर परसाई जी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक व्यंग्य है। परसाई जी इस दावे पर व्यंग्य करते हैं कि देश के सभी राज्य हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में हर राज्य की ओर से दिखाई जाने वाली झांकियां अपने आप में एक बड़ा परिहास होती है। पिछले वर्ष राज्य अपने जिन काले कारनामे के लिए प्रसिद्ध हुए थे, राज्यों को उन्हीं की झांकी दिखलानी चाहिए।
लेकिन वे तो अपने विकास और श्रेष्ठता प्रदर्शित करने वाली झांकियां दिखलाते हैं। हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र समारोह के अवसर पर मौसम खराब रहता है, शीतलहर आती है, बादल छा जाता है, बूंदा बूंदी वर्षा होती है और सूर्य छिपा रहता है। हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन ठिठुरने वाला होता है। इस रहस्य की खोज करने पर परसाई जी को उनके एक मित्र कांग्रेसी मंत्री ने बताया कि गणतंत्र दिवस को सूर्य की किरणों को मनाने की कोशिश हो रही है। इतने बड़े सूर्य को बाहर लाना या उसके सामने से बादलों को हटाना आसान नहीं है। हमें सत्ता में रहने के लिए कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। इस पर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि हाँ, 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका कोई छोटा कोना निकलता तो दिखना चाहिए। परसाई जी आगे कहते हैं कि कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। सूर्य को गणतंत्र दिवस पर बाहर निकालने का दावा कुछ कमजोर होने लगा। जब फिर एक कांग्रेसी से पूछा गया तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इस बार सूर्य को बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर ही दिखाएंगे। कांग्रेस नेता की यह बातें सुनकर एक सिंडिकेटी मित्र बोल पड़े, ये लेडी प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों को के चक्कर में आ गई है, वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को निकाले। उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। वास्तव में सूर्य निकालने की क्या जरूरत है? क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता है? इस बात को सुनते ही एक जनसंघी भाई जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, वो कहने लगे कि सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है। यदि सूर्य सेक्युलर होता है तो इस सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार में आशा मत करो, केवल हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा। इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण से बातें आती रही। एक साम्यवादी ने कहा, यह CBI का षड्यंत्र है। 7वें बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। यह भी कैसी आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारी बरसात होती है। स्वतंत्रता दिवस गाता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। ठिठुरते गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओवरकोट के हाथ बाहर निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन रेडियो से प्रसारित समाचार में कहा जाता है कि करतल ध्वनि अर्थहीन होती है। प्रस्तुत भारत तो सत्यमेव जयते का प्रचारक है, यहाँ झूठ बोलना पाप है। इसी प्रकार राज्यों की झांकियां भी विकास की झूठी प्रचार करती दिखाई देती है। भारत में केवल गणतंत्र दिवस ही ठिठुरन का शिकार नहीं है, बल्कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सहकारिता इत्यादि भी ठिठुर कर रह गई है। यहाँ छीना झपटी और अफसरशाही का राज है। तात्पर्य यह है कि गंभीर मुद्दों व समस्याओं के समाधान के लिए प्रति भी यहाँ न तो मतैक्य दिखता है और न प्रतिबद्धता दिखती है। इस पूरी इकाई को पढ़ने के बाद साररूप हम कह सकते हैं कि हिंदी में वैसे तो संत साहित्य से व्यंग्य का आरंभ माना जा सकता है, जिसमें कबीर ने जाति भेद, हिंदू मुसलमानों के धर्माडंबर आदि पर इनके बड़े व्यंग्य मारक है। व्यंग्य का जन्म अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। विद्वानों में यह मतभेद लगातार बना रहा है कि व्यंग्य को एक अलग विधा माना जाए या किसी भी विधा के भीतर एक स्पिरिट के रूप में मौजूद रहे। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित किया, एक विधा का दर्जा दिलाया। हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी सच्चाइयों को निकटता से दिखा जा सके। आधुनिक काल में भारतेंदु युग में व्यंग्य की शुरुआत हुई और कबीर के बाद भारतेंदु ने सामाजिक विषमताओं के प्रति व्यंग्य को हथियार बनाया। स्वतंत्रता पूर्व युग में युगीन समस्याओं पर व्यंग्य करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद में भी बहुत मिलती है।
प्रेमचंद के बाद निराला के साहित्य में व्यंग्य देखा जा सकता है। निराला की कुकुरमुर्ता आदि रचनाओं में व्यंग्य की अभिव्यक्ति विद्रूपता फैलाने वाले समाज के खिलाफ एक चुनौती के रूप में हुई है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में व्यंग्य का पर्याप्त सृजन हुआ है। हरिशंकर परसाई जी इस परंपरा के प्रतिनिधि रचनाकार है। व्यंग्य के विषय में स्वयं परसाई जी लिखते हैं कि व्यंग्य जीवन के साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों का पर्दाफाश करता है। परसाई की व्यंग्य रचनाओं में विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन, आवारा भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि व्यंग्य रचनाएं लिखकर व्यंग्य में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो हिंदी साहित्य में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो ये था व्यंग्य निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र। यहाँ पर हम द्वितीय वर्ष बीए के पेपर नंबर 204 की इकाई 9 पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः